बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मशीन फर्स्ट के बारे में। ठीक है, ये मशीन फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो भी छात्र हैं जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं उनको पढ़ाया जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के जो छात्र होते हैं उनके सिलेबस में ये मशीन फर्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बुक दिया गया है और इसमें अलग अलग तरीके की मशीनों के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे आपको ये 4 प्रकार की मशीन आपको दिख रही हैं, जैसे डीसी मोटर क्या होता है, डीसी जनरेटर क्या होता है, आपका ट्रांसफार्मर क्या होता है और अल्टरनेटर क्या होता है। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार की मशीनें आपके सिलेबस में दी गई हैं, इसको आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो भी मशीन है, चाहे आप मशीन फर्स्ट पढ़ें या मशीन सेकंड पढ़ें, जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे यानी फिक्स सेमेस्टर में आपको मशीन सेकंड पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ पर आपको एसी मशीन में जैसे आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, आपके सिंगल हार्स पावर मोटर जो होते हैं, इन सभी मोटरों के बारे में पढ़ना होगा। तो जिस प्रकार की भी मशीन आप पढ़ें, जिस प्रकार के चाहे वह एसी मशीन हो चाहे डीसी मशीन हो, उसको पढ़ने के लिए आपको कुछ नियम जो है आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है और इसी के अकॉर्डिंग कोई भी मशीन काम करती है। तो ये नियम क्या है, इन पूरे मशीन को पढ़ने के लिए ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इसको हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला नियम होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, यानी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो सिद्धांत है, ये नियम है जिस पर कुछ मशीनें काम करती हैं, जो कि आपके जनरेटर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए और अल्टरनेटर के लिए लगाई जाती हैं, और कुछ एक नियम जो हैं वो मोटर के लिए हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग प्रत्येक नियम को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहला नियम आपको पढ़ना है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। यानी इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और सबसे पहले ये नियम क्या कहता है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये फैराडे साहब एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, और इन्हीं के सिद्धांत पर हमारा डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर काम करते हैं। और इनका क्या सिद्धांत है, इसको आज हम लोग समझेंगे। तो फैराडे साहब अपना 2 नियम दिए थे। फैराडेज फर्स्ट लॉ जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ। अब ये फर्स्ट लॉ कहता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने क्या बताया था फर्स्ट लॉ में कि जब कोई चालक, यानी जब कोई चालक से तात्पर्य यहाँ पर आपका ये है कि जब कोई कंडक्टर, कोई चालक या कोई तार या कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाए, तो जब वो कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा या चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, तो उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होता है। इतनी सी बात फैराडे साहब ने बताया था। क्या बताया था कि हमारे पास कोई कंडक्टर हो और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएं, तो कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में घुमाना है तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है और मैग्नेटिक फील्ड पैदा कैसे होती है। तो आप सभी को पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो मैग्नेट के द्वारा पैदा होती है। तो यहाँ पर हम लोग एक मैग्नेट को बना रहे हैं, जो कि 2 पोल का हमारे पास एक चुंबक है। एक नॉर्थ पोल है और दूसरा हमारे पास साउथ पोल है। आपको पता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आप बताने वाले हैं, और इसी चुंबकीय क्षेत्र में या मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग किसी कंडक्टर या किसी चालक को यहाँ पर रखेंगे, और फैराडे के नियम के अनुसार इस चालक को हम लोग क्या करने वाले हैं, घुमाने वाले हैं। यह हमारा कंडक्टर है, यह हमारा क्या है, चालक है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, कंडक्टर। दोस्तों, जब इसी कंडक्टर, इसी चालक को हम लोग क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे, तो ये कंडक्टर काम क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा। जैसे आप ऐसे एज्यूम करिए कि हमारे चारों तरफ क्या है, हवा है।
हम हवा से घिरे हुए हैं और अपने हाथ को जब ऐसे हम लोग मूव कराएं या किसी भी और चीज़ को हम लोग मूव कराएं तो हमारा हाथ या और कोई वस्तु हवा को काटेगी। उसी प्रकार से जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पर हम लोग किसी चालक या कंडक्टर को घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये चालक जो होगा यह मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा। और जब ये काटेगा तो फैराडे साहब ने यही प्रैक्टिकल करके देखा कि इस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होता है। इस कंडक्टर में क्या होता है? ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब वोल्टेज पैदा होता है। और कितना वोल्टेज पैदा होता है उन्होंने बताया था कि जो ईएमएफ पैदा होता है उसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं और ई बराबर होता है BL/V साइन थीटा। इस फार्मूले से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि कितना ईएमएफ पैदा हुआ। जहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि B क्या है, L क्या है, V क्या है और थीटा क्या है और E क्या है। तो E क्या है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। E जो होता है चालक में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टर। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? वोल्ट में लिखते हैं। जो कंडक्टर में ईएमएफ या विद्युत वाहक बल पैदा होता है इसको हम लोग वोल्ट में लिखते हैं। यह B क्या है? B के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। B को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्लक्स घनत्व कहते हैं। फ्लक्स घनत्व। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए B बराबर होता है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए B बराबर क्या होता है? φ/a होता है। B बराबर φ/a। ये फाई क्या है? इसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं और ये एरिया है। ये क्या है? एरिया। फ्लक्स की जो यूनिट होती है दोस्तों, इसकी यूनिट जो होती है वह क्या होती है? वेबर होती है। वेबर होती है। और जो एरिया होती है इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। मीटर स्क्वायर होती है। यानी जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया, इसकी यूनिट अगर हम लोग बात करें, इस पूरे की यूनिट की बात करें तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला कहते हैं। इसकी यूनिट आपको पता होना चाहिए। यह भी क्या है? चालक को हम लोग यहाँ पर घुमा रहे हैं तो उसकी जो गति है, चालक की गति यानी वेलोसिटी, यानी चालक का वेग। यहाँ पर भी क्या है? चालक का वेग। और इसको हम लोग कैसे लेते हैं? मीटर प्रति सेकंड में लेते हैं। और यहाँ पर थीटा आपको एक चीज़ और दिख रहा है। थीटा क्या है? यह चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। थीटा क्या है? चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो दोस्तों इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ एब्सेंट होगा तो इस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अगर यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी नहीं रहे, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर B का मान 0 हो जाए तो 0 में अगर हम किसी चीज़ से गुणा कर देंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी पैदा होने वाला जो ईएमएफ है, जो वोल्टेज है, उसका मान 0 हो जाएगा। अगर चालक की कोई लेंथ ना हो, यहाँ की चालक की कोई लंबाई ना हो, यानी L का मान 0 हो जाए तो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर चालक घूमे ना, या गति न करे, स्थिर रहे, तभी भी हमारे कंडक्टर या चालक में कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगा। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वह थीटा। थीटा के बारे में एक विशेष जानकारी आपके पास होना चाहिए। ये जो थीटा है वह चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा कंडक्टर है, जब ये चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो उसकी स्थिति हर समय निरंतर क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। कभी यह कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चला आएगा, कभी यह कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा, कभी यह कुछ एंगल पर मूवमेंट करता रहेगा।
तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि ये जो कंडक्टर है, जब ये कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है तो उस कंडक्टर में कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगा, या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि वे कंडक्टर जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करते हैं उसमें कोई भी ईएमएफ पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब यहाँ पर कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा तो थीटा का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, और जब थीटा का मान 0 हो गया तो साइन 0 का मान क्या होता साइन 0 का मान 0 होता है, और जब 0 में हम लोग इस पूरी वैल्यू से गुणा करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, यानी जो कंडक्टर है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इतनी जानकारी आपके पास होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस एंगल पर, यानी वह अधिकतम कोण का मान बताइए जिसमें कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ अधिकतम हो, तो यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री लिया जाएगा। यानी जब कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो उस कंडक्टर में अधिकतम ईएमएफ पैदा होता है, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है और एक अधिकतम वैल्यू होती है, क्योंकि थीटा का मान 0 से 1 के बीच में वैरी करता है। अब हम लोग देखेंगे ये जो फैराडे साहब ने पहला नियम दिया था, जिसको मैंने आपको बताया समझाया कि जब किसी चालक को या किसी कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए या चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो ये कंडक्टर क्या करेगा? जब चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा तो उसमें ईएमएफ पैदा होता है, और जो इस तरह से ईएमएफ पैदा होता है उसको आप ध्यान देंगे, उसको हम लोग कहते हैं गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल। यानी कंडक्टर गति कर रहा है, कंडक्टर की गति के कारण उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हुआ, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब चालक क्या करे, जब चालक गति करे तो जो उसमें ईएमएफ पैदा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल। गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, यानी डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब यही जो पहला नियम था, इसी में सेकेंड टाइप आपको पढ़ना है। पहले नियम का ये आप जो पढ़े थे यह आपका फर्स्ट टाइप है, और इसी में आपको जो सेकेंड टाइप पढ़ना है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सेकेंड टाइप। इसमें क्या फैराडे साहब ने बताया कि ये कंडक्टर हमारा क्या हो? स्थिर हो। कंडक्टर क्या हो? स्थिर हो, और किसी माध्यम से हम लोग फ्लक्स को घुमा दें, यानी घूमने वाला फ्लक्स पैदा कर दें। ध्यान में देंगे कि पहले नियम का जो दूसरा टाइप था, इसमें फैराडे साहब ने ये बताया था कि कंडक्टर हमारा स्थिर हो और किसी माध्यम से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को घुमा दें, यानी घूमने वाला फ्लक्स पैदा कर दें, तो भी उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होता है। और ये जो नियम लगता है दोस्तों, यह आपका ट्रांसफार्मर में लगता है। यानी जो पहले नियम का दूसरा टाइप है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि कंडक्टर आपका क्या रहेगा? कंडक्टर आपका स्थिर रहेगा, और इसमें गति क्या करेगा? गति आपका क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र गति करेगा। चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या करेगा? गति करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की गति के कारण कंडक्टर में जब इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो, यानी विद्युत वाहक बल पैदा हो, तो यह फैराडे का पहले नियम का सेकेंड टाइप होता है, जो कि किस में लगता है? ट्रांसफार्मर में लगता है। ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। यह जो नियम होता है ट्रांसफार्मर में, और ये जो पहले नियम का पहला टाइप है, यह आपको पता होना चाहिए कि यह जनरेटर में और अल्टरनेटर में लगता है। अल्टरनेटर में लगता है। तो पहले नियम का आपका सेकेंड टाइप, यह जो सेकेंड टाइप है यह ट्रांसफार्मर में लगता है, और जो फर्स्ट टाइप है वह जनरेटर और अल्टरनेटर में लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में देना है कि फैराडे के पहले नियम के पहले टाइप या पहले नियम के दूसरे टाइप, जिस माध्यम से कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होता है वह क्या होता है कि फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। d∅/dt के क्या होता है? समानुपाती होता है। और ये जो नियम कहता है यह आपका फैराडे का सेकेंड लॉ होता है। यह आपका सेकेंड लॉ होता है।
यानी सेकेंड लॉ क्या कहता है कि कंडक्टर में जो भी ईएमएफ पैदा होता है, चाहे पहले नियम के पहले टाइप से या पहले नियम के दूसरे टाइप से, जो भी ईएमएफ पैदा होता है वह फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी यहाँ से अगर आप आगे बढ़ें तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक माइनस वैल्यू आएगी माइनस एन के साथ डी फाई अपॉन डी टी होगा। यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ आपको डी फाई क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। dt क्या है, चेंज इन टाइम, चेंज इन आपका क्या है टाइम, यानी फ्लक्स में परिवर्तन और समय में परिवर्तन, यानी समय के साथ जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसी के कारण क्या होता है हमारा ईएमएफ पैदा होता है। यहाँ पर n क्या है, चालकों की संख्या, यानी चालकों की संख्या, नंबर ऑफ कंडक्टर। माइनस यहाँ पर साइन क्या है आपको ध्यान देना है, माइनस साइन किसके कारण आता है यहाँ पर, ड्यू लेंज के नियमानुसार। माइनस साइन किसके कारण आता है यहाँ पर, लेंज के नियमानुसार। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो कि आपका काम करेगा फैराडे का जो नियम है वह डीसी जनरेटर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए और आपका अल्टरनेटर के लिए। दोस्तों अगर आप यहाँ से एक चीज़ और ध्यान दें, ये जो चालक है, चालक के अगर दोनों सिरों को आप क्या करें, लोड लगाकर यहाँ पर क्या कर दें, क्लोज कर दें, इसको क्लोज कर दें, यहाँ पर क्या लगा दें आप, लोड लगा दें, लोड के थ्रू इसको क्लोज कर दें तो फिर इस कंडक्टर में हमारे करंट भी बहने लगती है। तो ये नियम आपका फैराडे साहब का था जो कि आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका मोटर के लिए भी एक नियम है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मोटर के लिए क्या नियम होता है। तो आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। मोटर के लिए नियम, मोटर के लिए नियम। तो मोटर के लिए क्या नियम है या क्या नियम कहता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये मोटर के लिए नियम यह होता है कि जब किसी हम धारावाही चालक को, यानी जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से हमारा कंडक्टर घूमने लगता है या घूमने की कोशिश करता है। ये आपका मोटर के लिए नियम है। क्या नियम है मैं लिख दे रहा हूँ कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस चालक पर एक बल कार्य करता है। उस चालक पर एक बल कार्य करता है जिसकी वजह से हमारा चालक क्या होता है, घूमने लगता है या घूमने की कोशिश करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, जहाँ हमारा चुंबक होगा। तो ये हमने एक आपको मैग्नेट बनाया और इसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा सकते हैं ऐसे, और ये इधर नॉर्थ पोल होगा और इधर क्या होगा, साउथ पोल होगा। इसी चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग क्या रखेंगे, धारावाही चालक को रखेंगे, यानी ऐसा चालक जिसमें हमारे क्या हो, करंट बह रही हो, ऐसा कंडक्टर जिसमें क्या हो रही हो, करंट बह रही हो। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर फोर्स लगता है, और फोर्स का मान हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, F बराबर BIL साइन थीटा से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ F क्या है, चालक पर लगने वाला बल, यानी चालक पर लगने वाला बल है। B क्या है आपको मैंने बताया, फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी है। I क्या है, चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली
धारा है, एल क्या है, चालक की लंबाई है, थीटा आपको मैंने बता दिया है, थीटा क्या है, ये चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल है, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। दोस्तों अगर इतनी चीज़ें अगर आपके पास होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र होगा, चालक में बहने वाली करंट होगी, उसकी लंबाई होगी, और अगर चालक कुछ एंगल पर होगा तब उस पर फोर्स लगेगा। अगर वे चालक जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होंगे उस समय थीटा का मान 0 होगा और साइन 0 का मान 0 होता है, और उस चालक पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। तो ये दो नियम आपको पता होना चाहिए। किसी भी प्रकार का मोटर हो, चाहे सिंगल फेज मोटर हो, चाहे डीसी मोटर हो, चाहे एसी मोटर हो, किसी भी प्रकार के मोटर के लिए ये नियम आपको काम में आने वाले हैं, और मोटर के लिए, जनरेटर के लिए और ट्रांसफार्मर के लिए इधर के नियम आपको काम में आने वाले हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।